करते हैं कि टेस्ट पूरा है और अपने आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में नहीं करते हैं। तो सभी ने पार्टिसिपेशन जो है वो करनी है, फिर चाहे आपका आंसर गलत हो या फिर सही हो, डजेंट मैटर। बट यहाँ पे जब आप पार्टिसिपेशन करेंगे, जब आप यहाँ पे जो है वो इस टेस्ट का हिस्सा बनेंगे, मतलब आप मैदान में आएंगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि हमारी क्या प्रोग्रेस है। क्योंकि लगभग जितने भी हमारे बैचेस हैं उनकी जो सीडीपी का सेशन है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। मैं 1.3 से पहले जितने भी बैचेस हैं उन सभी की बात कर रहा हूं। तो सभी के लिए क्या है कि सीडीपी खत्म है, अब आपको खुद को टेस्ट करना है। ये टेस्ट आप लोगों का रहेगा, तो सभी ने अटेम्प्टेशन करनी है और अच्छे से चीजों को समझना है। क्लियर हुआ सभी को? यस और नो? यस सर। माइक ऑफ रखना है Yes, सभी ने, क्योंकि sir. प्लीज माइक ऑफ रखें। बीना देवी, सभी ने अपना माइक ऑफ रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगेगा, देखो कई बच्चे क्या सोचते हैं कि ओनली हमें चाइल्ड साइकोलॉजी या फिर डेवलपमेंट से ही क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अब जो है वो एग्जामिनेशन जो है वो लाइफ टाइम वैलिड हो गया है आपका, तो उसमें थोड़े से एडिशनल क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से और टीचिंग मेथडोलॉजी जो होती है आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड, वहां से भी क्वेश्चन आने स्टार्ट हो चुके हैं। और कमीशन में तो पहले से ही आते हैं, तो उस चीज का भी आपने जो है वो ध्यान रखना है थोड़ा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको साइकोलॉजी के बारे में, इंट्रोडक्शन क्लास आपकी जब हुई होगी तो मैम ने भी आपको करवाया होगा कि साइकोलॉजी को आप कैसे डिफाइन करते हैं। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो है वो एक ग्रीक लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर हुई है, साइकी और लोगस। सभी को पता है मन का, या फिर साइकी मीन्स आत्मा और लोगस मतलब आपका अध्ययन। अब देखो अलग अलग शताब्दी के अंदर अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया, इस साइकोलॉजी को डिफाइन करने की कोशिश की। सबसे पहले 16वीं शताब्दी की हम बात करते हैं, तो आपके सामने है देखो, प्लेटो, अरिस्टोटल, डेकार्टे द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। सबसे पहले मनोविज्ञान को क्या कहा गया? आत्मा का विज्ञान कहा गया। फिर 17वीं शताब्दी के अंदर आप देखेंगे पॉपुलॉजी या फिर उनके जितने भी सहयोगी थे, उन्होंने क्या बोला कि मन के विज्ञान के रूप में इसको परिभाषित किया गया, मतलब मन के विज्ञान के बोला साइकोलॉजी को। फिर 19वीं शताब्दी के अंदर चेतना का विज्ञान कहा गया। और जो आजकल चला है, मतलब 20वीं शताब्दी के अंदर साइकोलॉजी को जो डिफाइन किया गया है, विच इज मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है या फिर माना गया है। व्यवहार बोले तो आपका बिहेव, जो आपका बिहेव है उसके विज्ञान को जो है वो साइकोलॉजी जो है वो माना गया है 20वीं शताब्दी के अकॉर्डिंग। ठीक होगी बात सभी को? यस सर। अब कुछ चीजें और इम्पोर्टेंट आती है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछे भी जा चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन कि स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म के कॉन्सेप्ट को किसने दिया है, गेस्टल्टवाद या फिर साइको एनालिसिस। तो यहां से आप देख सकते हैं कई बार, पता नहीं कितनी बार जो है वो गेस्टल्ट की थ्योरी से जो है वो क्वेश्चन आया है। तो बर्दिमर, कोहलर, कोफ्ता एंड लेविन, याद रखना है सभी ने, ये इनका जो है वो पेयर पूछ लिया जाता है। इनमें से कौन सा जो है वो गेस्टल्टवाद की थ्योरी जिसने नहीं दी थी वो आपको पता होना चाहिए। फिर क्वेश्चन आ जाता है साइको एनालिसिस की थ्योरी जो थी वो किसने दी थी, तो सिगमंड फ्राइड यहाँ पे आपके पास आंसर होगा। बिहेवियरिज्म की बात करें तो जेबी वॉटसन या फिर इयन पेवलव का नाम सुन रखा होगा आपने। फिर फंक्शनलिज्म की बात करें तो विलियम जेम्स है, और स्ट्रक्चरलिज्म की बात करें तो विलियम वुंट है। क्लियर हुआ सभी को? डन है? यस सर। यस सर।
तो इसको भी साथ में आप Yes. स्क्रीनशॉट करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बने हैं और पीछे भी पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए साथ साथ में सभी ने चीजों को नोट डाउन करना है। फिर आता है इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट। इंटेलिजेंस की थ्योरी आप सभी ने कर रखी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से आप नोट कर लीजिए। 1 फैक्टर थ्योरी बिनेट, 2 फैक्टर थ्योरी स्पेयरमैन, ग्रुप फैक्टर, मल्टी फैक्टर, 3D, 3 स्ट्रक्चर मॉडल किसने दिया था, मल्टीपल इंटेलिजेंस, पता नहीं कितनी बार जो है वो बार बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया था। डन है सभी को? वेरी गुड इवनिंग। Yes, sir. और सभी ने इन इम्पोर्टेंट जितनी भी मैंने चीजें आपको बताई, इनका स्क्रीनशॉट लेके जो है वो अपने नोट्स में जो है वो फॉर्म करना है। वेरी गुड इवनिंग पूनम कुमारी। तो चलिए सभी को फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप सभी का स्क्रीन पे विजिबल होगा कि हु क्रिएटेड द, शिल्पा माइक पे नहीं, इस पे नहीं लिखेंगे प्लीज। हु क्रिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ किंडरगार्टन। तब तक आप लोग आंसर दे दीजिए। मैं कुछ स्टूडेंट न्यू है, उनको पता नहीं चल रहा है कि कैसे माइक ऑन करना है, तो मैं उनको गाइड करता हूं। तो जल्दी से अपना आंसर दे दीजिए सभी कि किंडरगार्टन की विधि जो है वो किसने दी थी। कॉन्सेप्ट ऑफ किंडरगार्टन मारिया मोंटेसरी, जॉन डिवे है, रूसो है या फिर फ्रॉवेल? जल्दी से आंसर करना है सभी ने। पार्टिसिपेशन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जितना आप पार्टिसिपेट करोगे उतना आप लोगों को ही बेनिफिट होगा इस चीज का। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। वेरी गुड, सभी का बिल्कुल सही आंसर है कि ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया था किंडरगार्टन का, विच इज गिवन बाय फ्रॉवेल। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले इनको जो है वो नोट कर लीजिए। कुछ शिक्षण विधि है और उनके जनक, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। जिनका हो जाएगा डन कर दीजिए, एक बार कमेंट बॉक्स में डन लिख देना है जिसका हो जाएगा। तो आई होप आप सभी ने जो है वो नोट कर लिया होगा कि संवाद की विधि, प्रश्नोत्तर विधि, खेल विधि किसने दी है, किंडरगार्टन, डाल्टन पद्धति है, मॉन्टेसरी, यहां से क्वेश्चन आता है। तो आई होप आप सभी ने जो है वो इसको नोट कर लिया होगा। इसके बाद कुछ और आती है यहां से, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। और कहीं पे आपको एक ही जो आपके पास मेथड है उसके लिए अलग अलग भी देखने को मिल सकते हैं। तो हो सकता है कि एक विधि के 2 प्रवर्तक भी हो सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा बिहेवियरिज्म की बात की, तो जेबी वॉटसन और इयन पेवलव। अब कहीं पे वॉटसन नहीं दे रखा हो तो पेवलव भी आपका सही आंसर आएगा। इस तरह के जो है वो बेसिक चीजें होती है, तो इनको आपने नोट डाउन करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कितना इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपके नोट्स आई होप सभी के तैयार हो चुके होंगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रहती है, इनको सभी ने नोट डाउन करना है। प्रोजेक्ट मेथड सभी जानते हैं, किल पैट्रिक। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, इसका सिद्धांत दिया था जॉन डीबी ने। प्रश्नावली विधि वुडवर्थ है। अनुसंधान, ह्यूरिस्टिक मेथड या फिर खोज विधि जिसको बोला जाता है, आर्मस्ट्रॉन्ग इसका आंसर है। मनोविश्लेषण सभी ने पढ़ा अभी, सिगमंड फ्राइड। मनोलैंगिक का सिद्धांत, ये भी सिगमंड फ्राइड ने दिया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सभी ने नोट कर लिया, डन कर दीजिए।
यस और नो? क्लियर है इतना? Yes, sir. देखिए लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है चीजों को किसी ने भी। हर एक क्वेश्चन के पीछे फैक्ट रहता है और उस फैक्ट को आप ढूंढने की कोशिश करिए, क्योंकि जब आप फैक्ट को ढूंढ लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और दूसरी चीज ये होगी कि एक क्वेश्चन के साथ अगर आपको 5 से 10 चीजें और सीखने को मिल रही है तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो मानव विकास के लिए कौन सा सीक्वेंस जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है? तो इन्फेंसी है, अडोलसेंस है, चाइल्डहुड है या फिर अडल्टहुड। तो सभी को पता है इन्फेंसी का मतलब शैशवावस्था है, एडोलसेंस हो गया किशोर अवस्था, चाइल्डहुड हो गया आपका बाल्यावस्था और अडल्टहुड हो गया प्रौढ़ अवस्था। तो ये एक सीक्वेंस आता है। वेरी गुड, सभी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। तो इसमें किस तरह का सीक्वेंस आता है? देखो सबसे पहले आता है इन्फेंसी का, उसके बाद चाइल्डहुड आएगा, फिर एडोलसेंस आएगा और उसके बाद अडल्टहुड आता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रॉपर जो सीक्वेंस बनता है मानव के विकास के लिए वो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है सभी को क्वेश्चन नंबर 2? Clear है sir. Yes, sir. और इससे भी अगर आप डेप्थ में जाना चाहते हैं तो प्री नेटल आता है, इन्फेंसी आता है, अर्ली चाइल्डहुड आता है, मिडल एंड लेट चाइल्डहुड आता है। तो एक बार अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था कि अर्ली चाइल्डहुड की जो टाइम पीरियड है वो पूछा गया था। तो अर्ली चाइल्डहुड का जो टाइम पीरियड रहता है वो आपके सामने है, अर्ली अडल्टहुड का टाइम पीरियड। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कहाँ से हमने स्टार्ट किया है, इन्फेंसी कहाँ से आता है और लेट एडल्टहुड तक जो है वो सारी चीजें किस किस टाइम पीरियड में किस तरह से होती है। तो आई होप आप सभी को इतना क्लियर होगा। डन है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी टू एजुकेशन इज। तो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है किसके लिए? मनोविज्ञान में शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान जो है वो क्या है ये आपने बताना है। तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड एजुकेशन होनी चाहिए, टीचर ओरिएंटेड एजुकेशन होनी चाहिए, एक्टिविटी ओरिएंटेड एजुकेशन होनी चाहिए या फिर चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन होनी चाहिए। तो आप सभी जानते हैं कि जो साइकोलॉजी के अंदर मेन मोटिव रहता है वो कहाँ रहता है? चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन। क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी है तो चाइल्ड के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन का जो कंट्रीब्यूशन है साइकोलॉजी टू एजुकेशन में वो बहुत बड़ा रोल है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? Yes, Yes, sir. yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेचर वर्सेस नर्चर के बीच में जो डिबेट होती है वो किसको रेफर करती है? ऑप्शन नंबर 1 है आप सभी के लिए जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट, सेकंड वन इज योर बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट, बायोलॉजी एंड एनवायरनमेंट या फिर नन ऑफ दिस। जल्दी से आंसर कर दीजिए सभी। जेनेटिक्स सभी जानते हैं, अनुवांशिकी और पर्यावरण, सेकंड वन इज योर व्यवहार और पर्यावरण, जीव विज्ञान और पर्यावरण या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो नेचुरल सी बात है, जो आपका नेचर है विच इज रेफर टू जेनेटिक्स। ठीक है, इसका मतलब होता है नेचर का पालन। माइक ऑफ रखे प्लीज जिसका भी माइक ऑन है।
और लगभग 30+ स्टूडेंट जो है वो क्लास में है, तो अटेम्प्टेशन सभी ने करनी है। और नेचर का मतलब होता है पोषण। अब देखिए पालन हमारा किससे रिलेट करता है, जेनेटिक्स से। और इन्वायरमेंट से हमारा पोषण जो है वो होगा, पोषक तत्व जो है वो हमारे इन्वायरमेंट से मिलते हैं। तो नेचर का जो मीनिंग रहता है यहाँ पे जेनेटिक्स रहता है, और नेचर का जो मतलब रहेगा वो इन्वायरमेंट रहेगा। कर लेंगे नोट सभी, डन है सभी को? ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही आंसर आ जाएगा। यहां से आप देख सकते हैं जो नेचर है विच इज रेफर टू फिजिकल अपीयरेंस, या फिर हम बात करें बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस। और नर्चर की बात करते हैं तो सोशल इन्फ्लुएंस, या फिर आपके पास एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो चीजें होती है वो नर्चर के अंदर आती है, और नेचर के अंदर आती है जेनेटिक्स से रिलेटेड। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो इसमें सही आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो देखिए ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। अभी हिमाचल टैट तो नहीं आया है, बट सी टैट के लिए, सेंट्रल टैट के लिए जो है वो फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो उसके लिए भी ये वाला कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। सिलेक्टेड टॉपिक रहते हैं उसके लिए, तो वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप लोगों ने बीएड में एडमिशन सभी ने ले रखी होगी, अगर आपका फर्स्ट डे भी है बीएड में एडमिशन लेते हुए, या फिर आपने ले रखी है डीएलएड में, तो पहला दिन भी है आपका एडमिशन ले ली है, तो आप एलिजिबल है सी टैट के लिए, सेंटर टैट के लिए आप एलिजिबल है फर्स्ट डे से ही। तो आप उसको फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ए चाइल्ड हैविंग सम प्रॉब्लम इन सीइंग ऑब्जेक्ट। कोई बच्चा है जिसको कि देखने में दिक्कत है, मतलब उसको सीइंग ऑब्जेक्ट को देखने में जो है वो दिक्कत है। तो अकॉर्डिंग टू द एनसीएफ 2005 ही शुड बी एडमिटेड इन। उसको हम कहाँ पे एडमिट करेंगे? ओपन स्कूल में, स्पेशल स्कूल में, इंक्लूसिव स्कूल में, या फिर इंटीग्रेटेड स्कूल में? तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। वस्तुओं को देखने में अक्षम जैसे बोलते हैं ना, जो जो प्रॉपरली देख नहीं पाता है, अक्षम, तो वो कौन सा बालक है और उसको हम कहाँ पे एडमिट करेंगे? तो नेचुरल सी बात है, उसको हम कौन से स्कूल में डालेंगे? समावेशी विद्यालय, जो आपका इंक्लूसिव स्कूल होता है, जहां पे सभी प्रकार के बच्चे एक ही छत के नीचे जो है वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। वहां पे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं कि इंक्लूसिव स्कूल में जो है वो उनको एडमिट किया जाता है। डन है सभी को? यस और नो? Yes, sir. अब कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज एंड कमीशन आए हैं, तो इनको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। द एजुकेशनल कमीशन, सबसे पहले एजुकेशनल कमीशन आया था 1882 में। फिर यूनिवर्सिटी कमीशन आया 1902 में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। कर लिया नोट सभी ने? Yes, sir. यहाँ से कमीशन में जितने भी स्टूडेंट कमीशन वाले हैं, माइक ऑफ रखें प्लीज, जिसका भी माइक ऑन है। जितने भी कमीशन वाले स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए और आप सभी के लिए, क्योंकि टैट के बाद आपने भी कमीशन जो है वो फाइट करना है, तो डेफिनेटली ये चीजें आपको हेल्प करेगी। अगर आपके अभी नोट्स बने होंगे तो उस टाइम आप रिवीजन जो है वो इजीली कर पाएंगे। तो यहाँ से आप देख लीजिए कौन कौन सी कमेटी और कौन कौन सा कमीशन जो है वो कब आया था। कर लिया नोट सभी ने?
यस सर। यस सर। चलिए, इसके अलावा कुछ और है, इनको आपने इकट्ठा करके मर्ज करके अच्छे से सभी ने एक पेज पे लिख लेना है और बार बार जो है वो रिवाइज करना है ताकि आपके माइंड में चीजें जो है वो फीड हो जाए। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आता है, फिर आपके पास कोठारी कमीशन सभी जानते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी जो 2019 में और 21 में जो है वो प्रॉपरली एस्टेब्लिश हुई है, तो वहां से अब क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, तो उसके बारे में भी आपने पढ़ लेना है। और ये सारे कमीशन जो है वो एक साथ इकट्ठा किए हैं ताकि आपको जो है वो इजी रहे। डन है इतना? यशपाल कमेटी, एनसीएफ कब आया था? चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डोमेन ऑफ लर्निंग। यहाँ पे चेक कर लेना स्पेलिंग थोड़ा सा। लर्निंग का इनमें से कौन सा डोमेन नहीं है? डोमेन का मतलब होता है क्षेत्र, मतलब सीखने का जो बेसिक आपके पास क्षेत्र है, उनमें से इन सभी चारों में से कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आई होप आप सभी ने पढ़ा होगा कि लर्निंग के कौन कौन से डोमेन होते हैं। तो नेचुरल सी बात है, कॉग्निटिव। कॉग्निटिव जो आपके पास डोमेन आता है, विच इज रिलेटेड टू माइंड, संज्ञानात्मक। सभी को पता है जो माइंड की जितनी भी एक्टिविटी होती है वो आपकी कोरिलेट करती है कॉग्निटिव से। सेकंड नंबर पे आता है इफेक्टिव। इफेक्टिव का क्या मतलब हुआ, जल्दी से बोलो। प्रभावित करना। किससे रिलेट करता है इफेक्टिव? लर्निंग से। मैकेनिकल स्किल, मोटर स्किल। और आपके पास कोनेटिव जो है वो, इसको हम, या फिर अफेक्टिव होता है इमोशन से रिलेटेड। और कोनेटिव जो होता है वो होता है क्रिया, जो आप काम करते हैं, जो मैकेनिकल वर्क करते हैं, वो आपका कोनेटिव से रिलेटेड होता है। तो इसमें जो स्पिरिचुअलिटी है, धार्मिकता है, वो आपका लर्निंग का डोमेन जो है वो काउंट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि इन्होंने नॉट पूछा था कि इनमें से कौन सा लर्निंग का डोमेन नहीं है, तो स्पिरिचुअलिटी जो है वो आपका नहीं होगा। जैसे आप देख सकते हैं, इफेक्टिव हो गया आपके पास जो आपके इमोशन है, एटीट्यूड है, सेल्फ है। और साइकोमोटर, साइकोमोटर का मतलब होता है आपका फिजिकल स्किल। और कॉग्निटिव होता है जो मेंटल से रिलेटेड, मानसिक एक्टिविटीज से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो आती है आपकी मेंटल या फिर कॉग्निटिव में। क्लियर हुआ सभी को? सर। और इसके आगे भी अगर आप इनको एनालाइज करते हैं तो कॉग्निटिव को, इफेक्टिव को और साइकोमोटर को अलग अलग तरह से जो है वो डिफाइन किया गया है। तो ये डेप्थ में चला जाएगा। तो आई होप आपने इनको भी पढ़ा होगा। ब्लूम की टेक्सोनॉमी अगर आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो आप इजीली जो है वो इन चीजों को समझते होंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है सभी ने। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नेसेसरी फॉर डैश चिल्ड्रन। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो नेसेसरी है, मतलब कोई भी आपको अलग अलग तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स जो है वो दी जाएगी। जब उनको कोई सॉल्व करता है या फिर उनको सॉल्व करने की क्षमता रखता है, तो उस तरह का जो विकास होगा, उस तरह की जो डेवलपमेंट होगी, उसको हम किस कैटेगरी में जो है वो रखेंगे? फिजिकल डेवलपमेंट है, क्रिएटिव डेवलपमेंट है और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है। आप सभी ने सुन रखा होगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आपके पास कंडीशन होती है, विच इज मेजरली
एप्लीकेबल फॉर क्रिएटिव डेवलपमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही आंसर होगा। आपने सुन रखा होगा कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग अगर आपने पढ़ा होगा तो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है जब आपके पास एक ही चीज के ऊपर जो है वो फोकस किया जाता है, एक ही चीज जो है वो फोकस रहती है, उस टाइम पे हम बोलते हैं कि कन्वर्जेंट थिंकिंग है। बट जब एक ही चीज के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है वो सोल्यूशन निकलते हैं, मतलब क्रिएटिविटी डाइवर्जेंट थिंकिंग। इंक्लूड रहती है, तो हम बोलेंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग है। क्लियर हुआ सभी को? यस यस सर। तो क्रिएटिविटी या फिर क्रिएटिव डेवलपमेंट जो है वो उस केस में हम बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द साइकोलॉजिकल फैक्टर? इनमें से कौन सा जो है वो साइकोलॉजिकल फैक्टर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास एज, सेकेंड वन इज योर मैच्योरेशन, थर्ड है रेडीनेस और फोर्थ है एटीट्यूड। चलो मैं आपको हिंदी में लिख देता हूं इनके मीनिंग। एज सभी को पता है, आयु। सेकेंड मैच्योरेशन होती है परिपक्वता, उसके बाद रेडीनेस है तत्परता, और एटीट्यूड है आपका अभिवृत्ति। अगर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं तो इन चीजों को भली भांति जो है वो जानते होंगे। तो इनमें से कौन सा साइकोलॉजिकल फैक्टर नहीं है? तो आपने थॉर्नडाइक के लॉ पढ़े होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप आंसर लगा सकते हैं। तो इनमें से मैच्योरेशन, रेडीनेस और एटीट्यूड जो है वो ये तीनों साइकोलॉजिकल फैक्टर है, बट एज आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर नहीं है। तो यहां से नॉट पूछा है, तो एज आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। डन है सभी को? यस सर। यस चलिए, व्हाट टाइप ऑफ फैक्टर मोटिवेशन? मोटिवेशन जो है वो एक किस तरह का फैक्टर है? फिजिकल फैक्टर है, सोशल फैक्टर है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है, या फिर कल्चरल फैक्टर है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप इसको 2 बार पढ़ते हैं, एक बार पढ़ने से समझ नहीं आएगा, बट जब इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, इजीली आप समझेंगे, तो आप इसका आंसर देने में बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। वीना देवी, वेरी गुड। सभी की पार्टिसिपेशन जो है वो रहनी चाहिए, तभी आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी होगी। तो फिजिकल मतलब शारीरिक। अब देखिए मोटिवेशन और शारीरिक, माइक ऑफ प्लीज। अब मोटिवेशन का 5:50 हाँ। इसका माइक समझ आया क्वेश्चन सभी को? यस सर। सोशल है, साइकोलॉजिकल है, या फिर कल्चरल है? तो नेचुरल सी बात है, ना तो ये कल्चरल है, ना सोशल है, ना फिजिकल है। तो हम बोलेंगे मोटिवेशन क्या है आपके पास, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। हु एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इन लिपिजिंग, जर्मनी? तो कौन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पहली जो थी वो प्रयोगशाला, साइकोलॉजी की जो पहली प्रयोगशाला थी, वो किसने जो है वो एस्टेब्लिश की थी?
जल्दी से आंसर कर दीजिए। पता नहीं कितनी बार जो है वो लगभग रिपीटेड क्वेश्चन में जो है वो इसको काउंट किया जाता है। तो विलियम वुंट जो है वो आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। कर लिया सभी ने? डन है सभी को? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटिन्यू एंड कंप्रिहेंसिव एवेल्युएशन। जल्दी से आंसर कर दीजिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है वो टीचर सेंटर है, स्टूडेंट सेंटर है, असेसमेंट सेंटर है या फिर परफॉर्मेंस सेंटर है? जल्दी से आंसर कर दीजिए। वेरी गुड। तो जो आपके पास CCE आपने सुन रखा होगा, विच इज रिलेटेड टू स्टूडेंट सेंटर, क्योंकि वहां पे स्टूडेंट की प्रोग्रेस या फिर उनका जो पूरा साल का रिकॉर्ड रहता है उसके ऊपर जो है वो बात होती है। CCE में समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट आपने सुन रखा होगा। तो विच इज टोटली रिलेटेड टू स्टूडेंट who has central place in education according to the child psychology। देखो, 2 बार क्वेश्चन जो है वो एक ही पेपर में एक ही कॉन्सेप्ट से पूछ लिया है। तो अगर आपके बेसिक्स अगर अच्छे हैं तो आप आंसर जो है वो इजीली दे पाएंगे। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। Who has central place मतलब जो केंद्र स्थापित करता है एजुकेशन के अंदर, वो कौन सा है? तो नेचुरल सी बात है, चिल्ड्रन की बात होगी, बच्चे की बात होगी, चाइल्ड साइकोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। तो मेन मोटिव यही रहेगा कि चिल्ड्रन के ऊपर फोकस रहे, बच्चे के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। डन है? Yes, sir. चलिए, ह्यूमन पर्सनैलिटी इज द रिजल्ट ऑफ। CTET के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी से आंसर कर दीजिए कि जो मानव का व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी क्या हुआ? व्यक्तित्व है, वो किसका परिणाम है? रिजल्ट क्या होता है? परिणाम है। तो ओनली हेरिडिटी है या फिर अपब्रिंग एंड एजुकेशन है, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट है? तो नेचुरल सी बात है, इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन द हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन वाज advocate by which of the following thinkers? तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, फर्स्ट स्लाइड या फिर सेकंड स्लाइड में मैंने आपको जो है वो पिक्चर के थ्रू बताया था कि जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है वो किसके द्वारा जो है वो उसके बारे में बताया गया था। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। जॉन डीवे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द चिल्ड्रन हुज IQ is above 140 will be the categorized in the category। तो कौन सी कैटेगरी में जो अब आप उसको रखेंगे? किसी पर्टिकुलर बच्चे का जो है वो क्या है, IQ लेवल जो है वो कितना है? 140 से अबव है, 140 से अधिक है, तो हम इसको जीनियस की कैटेगरी में जो है वो रखेंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा जल्दी करते हैं। तो इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मेरे पास 1 मिनट से कम टाइम बचा है। तो फटाफट जो है वो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कब आप जो है वो किस तरह से मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी, जल्दी से लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी की
किसने दिया?